साल 1999 के नवंबर महीने में पाकिस्तान के एक मशहूर उर्दू अखबार के संपादक को एक गुमनाम खत मिला। संपादक ने जब खत को खोलकर पढ़ा तो उनका कलेजा कांप गया। उस खत को भेजने वाले ने लिखा था कि मैंने 6 साल से 16 साल तक के 100 बच्चों के साथ दरिंदगी की, फिर जंजीर से उनका गला घोंट के उन्हें मार डाला। इसके बाद मैंने उनकी लाशों को तेजाब में गला दिया। उस खत में बच्चों के नाम और पता भी लिखे गए थे, यहाँ तक कि उन बच्चों की शक्ल सूरत कैसी थी, उन्होंने किस तरह की चप्पलें पहनी थीं, उनके किन अंगों ने उसे सबसे ज्यादा उत्तेजित किया और लाशों को तेजाब में घुलने में कितना समय लगा, इन बातों का भी विवरण उस खत में लिखा हुआ था। खत भेजने वाले गुमनाम शख्स ने खत में तेजाब खरीदने में आए खर्च का ब्यौरा तक दे दिया था। खत के साथ उस शख्स ने कुछ बच्चों की तस्वीरें भी भेजी थी जिन्हें उसने अपना शिकार बनाया था। खत में उस घर का पता भी बताया गया था जहां उन घटनाओं को अंजाम दिया गया था। ठीक ऐसा ही खत पाकिस्तानी पुलिस को भी भेजा गया, पर पुलिस ने खत को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और मामले को ऐसे ही जाने दिया। मामला 100 बच्चों के कत्ल का था। खत को अखबार में छापने से पहले उस खत की सत्यता को जांचना बेहद जरूरी था। खत में जिस घर का जिक्र था वो घर लाहौर के शादबाग इलाके में था। संपादक ने अपने एक पत्रकार को उस घर का पता लगाने के लिए भेज दिया। पत्रकार को वो घर मिल गया। घर के बाहर ताला लटका हुआ था। किसी तरह पत्रकार उस घर के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। जब पत्रकार घर में घुसा तो घुसते ही उसको ये एहसास हो गया कि खत में लिखी बातें बिल्कुल सच हैं, क्योंकि पूरे घर में सड़े मांस की दुर्गंध भरी पड़ी थी और घर की दीवारें और फर्श खून के धब्बों से सने पड़े थे। खत में लिखी बातों के मुताबिक ही उस घर में बच्चों के ढेरों कपड़े और जूते चप्पल पड़े थे। उस घर में 2 बड़े कंटेनर्स भी रखे गए थे जो कि तेजाब से भरे हुए थे। पत्रकार की हालत तब खराब हो गई जब उसे कमरे में बच्चों के कंकाल दिखे। उसने तुरंत संपादक को फोन किया। उसने कहा कि खत भेजने वाले ने सच लिखा है, इस घर में कई बच्चों का कत्ल हुआ है और ये घर नहीं कब्रिस्तान है। संपादक भी पत्रकार की बात सुन के घबरा गया। उसने तुरंत पुलिस को इस मामले की खबर दी। जल्दी ही शादबाग इलाके के उस घर के पास पुलिस का मजमा लग गया। पुलिस को पता चला कि वो घर जावेद इकबाल नाम के किसी शख्स का है। पुलिस घर के अंदर पहुंची और बारीकी से घर में पड़ी चीजों की जांच पड़ताल करने लगी। पुलिस को घर में पड़े बच्चों के कंकाल, कई टुकड़ों में कटी लाशें और तेजाब से भरे दर्जन भर डिब्बे मिले। पुलिस उन कंटेनर्स की जांच में लग गई जिनमें बच्चों की लाशों को गलाया जाता था। पुलिस बड़ी सावधानी से सबूतों को इकट्ठा करने लगी। साथ ही घर में हर जगह बिखरे पड़े छोटे बच्चों के बालों को भी सबूतों के तौर पे इकट्ठा कर लिया। उन क्रूर हत्याओं को अंजाम देने वाला शख्स ये अच्छी तरह से जानता था कि पुलिस या अखबार वाले खत की सच्चाई जानने के लिए उस घर में जरूर आएंगे। इसीलिए उसने कुछ नोट्स कमरे की दीवार पर चिपका दिए थे ताकि आसानी से किसी की भी नजर उन नोट्स पे पड़ जाए। उन नोट्स में कातिल ने लिखा था कि मैंने जितने भी बच्चों को मारा है उसका सिलसिलेवार ब्यौरा 32 पेज की एक डायरी में लिखा है। वो डायरी मैंने कमरे में ही छोड़ दिया है। कुछ लाशों को मैंने ठिकाने नहीं लगाया है। पुलिस को वो लाशें मिल जाएंगी, पर मेरे मरने के बाद। अब मैं रावी नदी में कूदकर आत्महत्या करने जा रहा हूँ। कातिल के लिखे ये नोट्स पढ़ के पुलिस उसे आत्महत्या करने से रोकने और उसे पकड़ने के लिए रावी नदी की ओर भागी। पुलिस ने उस सीरियल किलर को रावी नदी में बहुत ढूंढा, पर वो उन्हें नहीं मिला। सैकड़ों पुलिस दल को उस सीरियल किलर को ढूंढने के लिए लगाया गया, पर उनके हाथ असफलता ही लगी। बताया जाता है कि पाकिस्तानी पुलिस ने उस सीरियल किलर को ढूंढ निकालने के लिए उस साल का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था। पुलिस को उसकी लिखी डायरी भी मिल गई। उसने उस डायरी में अपने हर कत्ल के बारे में बड़ी तफसील से लिखा था। साथ में पुलिस को प्लास्टिक की थैलियों में बच्चों की तस्वीरें भी मिली जिन्हें कातिल ने मारने का दावा किया था। उधर अखबार ने अपने कर्मचारियों को खत में लिखे गए बच्चों के पते पर ये जानने के लिए भेज दिया
कि क्या वाकई में उनके घरों के बच्चे गायब तो नहीं हैं। अखबार कर्मचारी डायरी में लिखे गए उन पते पर गए और उन्हें वहां वही मिला जिसका उन्हें डर था। बात एकदम सही निकली, उन घरों के बच्चे गायब थे। अब अखबार के पास इस खबर को छापने के लिए पर्याप्त सबूत मिल चुके थे। 3 दिसंबर को इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह दी गई। अखबार ने तस्वीरों के साथ कई बच्चों के एक सीरियल किलर द्वारा मारे जाने की खबर छाप दी। लोगों के हाथों में अखबार जाते ही पूरे पाकिस्तान में उस सीरियल किलर को लेकर गुस्सा उमड़ गया। जिनके भी बच्चे गायब थे वो पुलिस थाने पहुंच गए। पुलिस को सीरियल किलर के घर से जो ढेर सारे कपड़े और जूते मिले थे, लापता बच्चों के परिवार से उनकी पहचान कराई गई। उन कपड़ों और जूतों के ढेर में से कईयों परिवार के बच्चों के कपड़े और जूते मिले। पुलिस उस घर के मालिक जावेद इकबाल का बायोडेटा खंगालने लगी। पुलिस उसे कई दिनों से ढूंढ रही थी, पर वो उनके हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस को पता चला कि जावेद इकबाल का जन्म 8 अक्टूबर 1956 को लाहौर में हुआ था। जावेद के पिता स्टील के पाइप बनाने का कारोबार करते थे। जावेद अपने पिता की 8 संतानों में से 6ठे नंबर का था। जावेद इकबाल एक संपन्न परिवार से आता था। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी। कहा जाता है कि जावेद इकबाल समलैंगिक था और इस बात से उसके और उसके परिवार के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थीं। 20 साल की उम्र पार करते ही जावेद पर कई आरोप लगे। वो छोटे बच्चों के साथ छेड़छाड़ के आरोपों में घिरा। उसके ऊपर एक सौडमी की शिकायत भी दर्ज की गई, पर उसने पुलिस और पीड़ित के माँ बाप को रिश्वत खिला के मामले को रफा दफा करवा दिया। जावेद के इन्हीं बातों से उसके भाई बहुत खफा हुए। संपत्ति में से उसका हिस्सा देकर परिवार से उसे अलग कर दिया गया। जावेद के पिता ने उसके लिए शादबाग शहर में एक घर बनवाया था। वो वहीं रहकर स्टील रिकास्टिंग का धंधा करने लगा। अपने धंधे में उसने कम उम्र के लड़कों को काम पे रखा। उनमें से अधिकतर घर से भागे हुए और गरीब लड़के होते थे। वो उन्हें रहने की जगह देता, खाना देता और पहनने के लिए कपड़े देता। इनमें से अधिकतर लड़के जावेद के पास से काम छोड़ के भाग गए और कुछ जावेद के पास ही रुके रहे। इन्हीं में से एक लड़का साजिद जावेद इकबाल का चेला बन गया। ये लड़के सीधे साधे मजबूर लड़कों को फांस कर जावेद के पास ले जाते और फिर जावेद उनके साथ दरिंदगी करता। जैसे जैसे जावेद की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे जावेद हिंसक होता गया। साल 1998 में उस पर 2 लड़कों के साथ बलात्कार के आरोप लगे। वो उन लड़कों को बहला फुसला कर अपने घर ले गया और बंदूक के नोक पर उनके साथ दरिंदगी की। मामला पुलिस के पास भी गया, पर जावेद ने पुलिस को रिश्वत खिलाकर मामले को एक बार फिर से दबा दिया। इस मामले के कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर से जावेद ने एक 15 साल के लड़के के साथ दरिंदगी कर दी, जिसके बाद उस लड़के ने आधी रात में सोते हुए जावेद पर हमला कर दिया। इस हमले में उसकी खोपड़ी और जबड़ा दोनों टूट गए। इस हमले में वो 20 दिन तक कोमा में रहा था। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद से जावेद इकबाल के अंदर के जानवर ने और उग्र और हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। बाद में जावेद ने अपने घर के पास ही एक वीडियो गेम की दुकान खोल दी। जब उस दुकान पे बच्चे गेम खेलने जाते थे तो जावेद चुपके से पैसे गिरा देता था। उन बच्चों की नजर जैसे ही उन पैसों पर पड़ती थी तो वो उन्हें उठाकर अपनी जेब में रख लेते थे। जावेद ये सब छुपके देखता रहता था। वो उन बच्चों को पकड़ लेता था, उन पर चोरी का इल्जाम लगा के उन्हें डरा धमका देता था। बेचारे मासूम बच्चे डर के मारे सहम जाते थे। इसके बाद जावेद उन बच्चों को एक अलग कमरे में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म करता था। वहाँ के आसपास के लोगों को जब जावेद की इन हरकतों के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ भेजना बंद कर दिया। इसके बाद जावेद ने बच्चों को मछलियां दिखाने के लिए एक एक्वेरियम खोल दिया। वहां भी जब बच्चे अकेले मछलियां देखने जाते थे तो जावेद उनको बहला फुसला कर अपने घर ले जाता था और उनके साथ दुष्कर्म करता था। फिर
जंजीर से उनका गला घोंट के उन्हें मार देता था। वो याद और निशानी के तौर पे उन बच्चों की फोटो खींच के अपने पास जरूर रखता था। सबूतों को मिटाने के लिए वो उन बच्चों को मारने के बाद उनकी लाश के कई टुकड़े करके तेजाब से भरे कंटेनर में गलने के लिए डाल देता था। अगर उन लाशों के कुछ अवशेष बच जाते थे तो वो उन्हें नदी में फेंक देता था। पाकिस्तान की पुलिस चाहती तो जावेद इकबाल को एक सीरियल किलर बनने से पहले ही रोक सकती थी, पर पैसों के लालच ने पुलिस को अंधा कर दिया और जावेद इकबाल दुनिया का दुर्दांत सीरियल किलर बन बैठा, जिसने एक दो नहीं बल्कि 100 मासूम बच्चों के कत्ल किए। अब पुलिस उन लड़कों को ढूंढने लगी जो जावेद के लिए काम करते थे। जावेद इकबाल तो पुलिस के हाथ नहीं लग पाया, पर पुलिस उसके साथ रहने वाले 4 लड़कों को पकड़ने में कामयाब हो गई। पुलिस उनसे बहुत सख्ती से पूछताछ करने लगी। पूछताछ के दौरान ही जावेद के एक साथी ने छत से नीचे कूद के खुदकुशी कर ली। पुलिस अभी इस केस की तफ्तीश में लगी ही थी कि घटना के लगभग 1 महीने बाद ही 29 दिसंबर की रात को करीब 42-43 साल का चश्मा लगाया हुआ एक शख्स उर्दू अखबार के दफ्तर में पहुंचा। उस शख्स ने दफ्तर के कर्मचारियों से बड़ी शांति से बताया कि मैं जावेद इकबाल हूँ, 100 बच्चों का हत्यारा। ये बात सुनते ही पूरे दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। जिस सीरियल किलर को ढूंढने में पाकिस्तान के सैकड़ों पुलिस वाले लगे थे, वो सीरियल किलर खुद चलकर उर्दू अखबार के दफ्तर में पहुंच गया था। उसका ऐसा करने के पीछे एक कारण था। उसे डर था कि पुलिस उसे पकड़ के मार डालेगी। इसी वजह से उसने सीधे उर्दू अखबार के दफ्तर में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। जावेद इकबाल का काफी देर तक इंटरव्यू लिया गया। उसके पूरे इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया गया, जिससे अदालत में उसे सजा दिलाने में मदद मिलती। जब जावेद इकबाल का इंटरव्यू पूरा हो गया तो पुलिस को इत्तला कर दिया गया। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस के पास कई सवाल थे जिनके जवाब सिर्फ जावेद इकबाल ही दे सकता था। पुलिस ने जावेद से पूछा कि तुमने इतना घिनौना और अमानवीय काम क्यों किया। तब जावेद ने पुलिस से एक अलग ही कहानी सुना डाली। उसने कहा कि मैं अपनी माँ के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। दुनिया में मेरे लिए सबसे प्यारी मेरी माँ ही थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी, पर मेरी ये खुशहाली दुनिया को रास नहीं आई। पुलिस ने मुझे एक झूठे केस में गिरफ्तार कर लिया और मुझ पर झूठे रेप का केस थोप दिया, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। मैं बिल्कुल बेकसूर था। मुझे जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। मेरी माँ मुझसे जेल में मिलने आया करती थी और मेरी हालत देखकर खूब रोती थी। उसने पुलिस से बताया कि मैं उस समय खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं अपनी माँ के आंसू तक नहीं पोंछ पा रहा था। एक दिन ऐसा आया जब मेरी माँ ने मेरे जेल से निकलने का इंतजार करते करते दम तोड़ दिया। अपनी माँ की मौत से मैं गुस्से से भर गया और उसी दिन मैंने ये कसम खाई कि जैसे मेरी माँ अपने बेटे के लिए रोई है, वैसे ही मैं भी 100 माँओं को खून के आंसू रुलाऊंगा। मैं उनके बेटों को उनसे हमेशा के लिए जुदा कर दूंगा, जिससे वो भी जानेंगी कि एक बेटे से बिछड़ने का गम कैसा होता है। यही कारण था कि मैंने 100 बच्चों को मारा, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। मुख्य आरोपी जावेद इकबाल के प्रति लोगों में इतना गुस्सा था कि उसे दर्जनों पुलिस की सुरक्षा में अदालत ले जाया गया। साथ ही पुलिस उसके 3 साथियों को भी अदालत ले गई। हालांकि उनमें से 2 उस समय नाबालिग थे। अदालत में जावेद को दोषी साबित करने के लिए पुलिस के पास सबूत के तौर पे जावेद इकबाल का अखबार को दिया इंटरव्यू था। उसके बाद जावेद के घर से मिली क्षत विक्षत 2 लाशें भी थीं, जिनकी बड़ी मुश्किल से पहचान कर ली गई थी। आगे चलकर उस हत्यारे के खिलाफ और भी कई सबूत मिले। उस समय के जज ने जावेद इकबाल को 100 बच्चों को बेरहमी से मारने का दोषी पाया और उन्होंने 16 मार्च साल 2000 को एक अभूतपूर्व फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह जावेद इकबाल ने 100 बच्चों का जंजीर से गला घोंटा है, उसी तरह उसका गला भी 100 बार घोंटा जाए। उसके शरीर के भी 100 टुकड़े किए जाएं और फिर उसके शरीर को तेजाब में डाल के गलाया जाए। जज ने आगे कहा कि इस जुर्म में उसका साथ देने वाले सहायक
साजिद के साथ भी यही किया जाए। पाकिस्तानी अदालत के इस फैसले का दुनिया भर में विरोध होने लगा, जिसके बाद अदालत ने अपने दिए फैसले को फांसी की सजा में बदल दिया। 8 अक्टूबर साल 2001 की सुबह कोट लखपत जेल में वहां के कर्मचारियों को छत से लटकती 2 लाशें मिली, जिनमें से एक लाश साजिद की थी तो दूसरी लाश जावेद इकबाल की थी। उन दोनों के हाथ पैर नीले पड़ गए थे। उनके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। जेल प्रशासन का कहना था कि उन दोनों ने आत्महत्या की थी, जबकि उन दोनों की हालत बता रही थी कि उन दोनों को पीट पीट कर मार डाला गया था। जावेद इकबाल के परिवार से कोई भी उसका शव लेने जेल प्रशासन के पास नहीं पहुंचा। उसके एक भाई का कहना था कि वो हमारे लिए तभी मर गया था जब उसने 100 बच्चों के कत्ल की बात कबूली थी।